नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। तो आज की क्लास जो होने वाली है बीपीएससी टीआरई पीआरटी संबंधित 4.0 जो आपकी बिहार शिक्षक भर्ती पीआरटी से संबंधित 1,60,000 वैकेंसी आने वाली है, उससे संबंधित सभी प्रश्नों को यहाँ पे शामिल कर लिया गया है। तो चलिए क्या करिए, सभी लोग आ जाइए जल्दी से और जल्दी अपने अपने ग्रुपों में एक बार क्या करिए, शेयर करना जरूर करें, शेयर जरूर करें सॉरी यहाँ पे। और जो लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए, जिससे आप लोगों को ये पता चले कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो जल्दी से क्या करिए, अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर कर दीजिए, अपने अपने ग्रुपों में शेयर करने के साथ साथ लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। तो यहाँ पे बात किया है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता है। अगर ऑप्शन में दिया है बैल, घोड़ा, हाथी, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो राइट आंसर इसका जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। उत्तर जो इसका है वो उपयुक्त में से यहाँ पे कोई नहीं होगा। लेकिन याद रखिएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, इन लोगों को बैल, घोड़ा और हाथी आदि पशुओं के बारे में जानकारी पहले से थी। अगर घोड़े की बात करें तो ये सैंधव लोग, याद रखिएगा कौन से लोग, सैंधव सैंधव लोगों को इसके बारे में, घोड़े के बारे में परिचित नहीं थे। ठीक है, तो बीपीएससी जो माना है यानी बिहार लोक सेवा आयोग ने जिसको माना है उत्तर वो घोड़ा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं पता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो राइट आंसर यहाँ पे हम मान सकते हैं कि कोई नहीं, क्योंकि उत्तर इसका यही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर बीपीएससी के अकॉर्डिंग माना जाएगा, बिहार लोक सेवा आयोग के अनुसार माना जाएगा, तो इसका राइट आंसर जाएगा किसके साथ, घोड़ा। क्योंकि जो सिंधु घाटी के जो सभ्यता के लोग थे उनको तो पता था, लेकिन जो सैंधव लोग थे, याद रखिएगा जो सैंधव लोग थे उनको इसके बारे में, घोड़े के बारे में नहीं पता था। तो अगर सैंधव लोगों को, यानी ऑप्शन में बनता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता से जो सैंधव लोग संबंधित हैं उनको किस जानवर के बारे में पता नहीं है, तो घोड़े के बारे में पता नहीं था। तो राइट आंसर यहाँ पे पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को, तो इसमें आप लोगों को याद रखना कि लोगों को शामिल किया है, किसी एक समुदाय को नहीं शामिल किया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, अगर सैंधव लोगों को अगर शामिल करता है तो घोड़ा, याद रखिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, हमारा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या है। देखिए दूसरा प्रश्न हमारा देखिए बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो याद रखिएगा प्राचीन, जो बीत गया है उसे प्राचीन कहा जाता है। ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा पुराना हो उसे प्राचीन कहा जाता है, इस भाषा में हम समझ सकते हैं। तो प्रारंभिक यानी शुरुआत के वैदिक काल के दौरान, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रारंभिक यानी शुरुआती वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा क्या कर रहा है, पहला कर रहा है कि राजगिरी, दूसरा कर रहा है चंपा, तीसरा का वैशाली और चौथा कर रहा है पाटलिपुत्र। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। पहला होगा राजगिरी, दूसरा होगा चंपा, तीसरा होगा वैशाली और चौथा कर रहा है पाटलिपुत्र। तो राइट आंसर यहाँ पे इसका कौन सा होगा। देखिए अगर दूसरे की बात किया जाए तो दूसरे का राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे राजगिरी के साथ जाएगा। ठीक है, राजगिरी के साथ जाएगा, क्योंकि याद रखिए प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान जो राजगिरी शहर जो था प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी थी के रूप में कार्य करती थी। याद रखिएगा के रूप में कार्य करती थी। मगध साम्राज्य में आधुनिक था पटना, गया तथा शाहाबाद का कुछ हिस्सा पड़ता था। याद रखिएगा इसके अंतर्गत कौन कौन से के शहर पड़ते थे। तो पहला जो पड़ता था इसके अंतर्गत पटना, कुछ ही शहर इसके अंतर्गत पड़ते थे, और दूसरा जो हमारा पड़ता था, याद रखिएगा दूसरा गया, और तीसरा जो हमारा पड़ता था शाहाबाद। याद रखिएगा शाहाबाद। ठीक है, शाहाबाद, यही कुछ ऐसे शहर थे जो इनसे राजगिरी के संबंध में प्राचीन यानी जो राजधानी थी उससे संबंधित यहाँ पे पड़ते थे। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, राजगिरी के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर करिएगा सभी लोग, जो लोग नए हैं जुड़ते जा रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए विचार करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। पहला हमारा कर रहा है ऑप्शन कि फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत में आया था, और दूसरा करा कि हेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो यहाँ पे कह रहा है हमारा कि उपयुक्त में से, देखिए कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो पहला हमारा देखिए क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि केवल एक सही है, दूसरा कह रहा है कि केवल दो सही है, और तीसरा कह रहा है एक और दो दोनों सही हैं, और चौथा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तीसरे का जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा,
अगर हम देखिए पहले की बात करें, अगर फाहियान की बात करें, याद रखिएगा फाहियान एक चीनी बौद्ध चित्त यहाँ पे तीर्थ यात्री था जो चंद्रगुप्त के द्वितीय के शासक के काल में आया था। तो ये जो फाहियान था, याद रखिएगा फाहियान जो था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ठीक है, भारत में आया था और पाटलिपुत्र शहर में लगभग 3 साल तक ये संस्कृत का अध्ययन किया था। ठीक है, ये कहाँ पे, पाटलिपुत्र के जो शहर था उसमें ये 3 साल तक संस्कृत का अध्ययन किया था। लेकिन अगर हम बात करें हेनसांग की, ठीक है, हेनसांग की बात करें तो ये जो था ये एक चीनी बौद्ध भिक्षुक था जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के, ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। उसने कश्मीर, याद रखिएगा कश्मीर, सिवालकोट और कन्नौज तथा नालंदा में यहाँ पे क्या किया था? हीनयान, यानी क्या करा? फाहियान, ठीक है, फाहियान और यहाँ पे महायान, ठीक है, हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही ऑप्शन क्या है, हमारा गलत है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से किसी के साथ नहीं जाएगा, यानी इसमें से कोई भी सही नहीं है। फाहियान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था और जो हेनसांग था ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोधिसत्व कह रहा है कि बोधिसत्व पद्मापाड़ी की पेंटिंग स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो पहला हमारा देखिए क्या कह रहा है कि बाघ में, दूसरा कह रहा है एलोरा में, तीसरा कह रहा है अजंता में और चौथा कह रहा है कि बादामी में। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए कि आप लोग कौन से ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। अगर इसकी हम उत्तर की बात करें, ठीक है, याद रखिएगा अगर इसके उत्तर की बात करें हम तो इसका राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? तीसरे के साथ जाएगा, अजंता में। याद रखिएगा बोधिसत्व पद्मपाड़ी की पेंटिंग स्थित है तो अजंता में स्थित है, इतना याद रखिएगा। देखिए बोधिसत्व जो पद्मपाड़ी की पेंटिंग है वो अजंता की गुफा में स्थित है, ठीक है, कहाँ पे स्थित है? अजंता की गुफा में, इतना याद रखिएगा, ठीक है। बादामी की अगर बात किया जाए, इसकी अगर हम इस बादामी की बात किया जाए, अगर बादामी की बात किया जाए तो बादामी गुफा जो है ये मंदिर कर्नाटक में है। कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है, याद रखिएगा कर्नाटक में है। कर्नाटक के किस भाग में स्थित है? तो ये उत्तरी भाग, याद रखिएगा कर्नाटक के कहाँ? उत्तरी भाग में स्थित है। और किस जिले में है? तो बालकोट, याद रखिएगा बालकोट, ये बालकोट के ज़िले में एक शहर है जो बादामी पड़ता है, वहाँ पे स्थित है। और ये हिंदू और जैन मंदिरों की गुफा है, ठीक है, गुफा का परिषद है। ये हिंदू और जैन जो लोग हैं उनके ये गुफा का एक परिषद है, ठीक है। अगर एलोरा की बात किया जाए, याद रखिएगा एलोरा की बात किया जाए तो ये एलोरा दुनिया का सबसे बड़ा रॉक कट है। क्या है? ये रॉक कट है, रॉक कट, ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा रॉक कट है। ये हिंदू मंदिर गुफा परिषद में से एक है। याद रखिएगा ये किससे संबंधित है? तो हिंदू मंदिर से संबंधित है, हिंदू मंदिर से संबंधित है। मंदिर से संबंधित एक गुफा का एक परिषद है में से एक है, जिसे 600 से 1000 ईसा पूर्व कालीन में यहाँ पे कृतियाँ हैं। याद रखिएगा यहाँ पे 600 से 1000 कलाकृतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा बोधिसत्व यहाँ पे पद्मपाणी की पेंटिंग कहाँ स्थित है? तो अजंता में स्थित है, ठीक है। आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझ लिया है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है हमारा। देखिए 5वां प्रश्न हमारा ये कर रहा है कि भारतीय कला में स्फूत, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पहला हमारा देखिए क्या कर रहा है। पहला हमारा कर रहा है कि आजीविका संप्रदाय से, दूसरा करा है वैष्णव संप्रदाय से और तीसरा करा है कि बौद्ध धर्म से और चौथा करा है कि शैव संप्रदाय से। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा 5वें का? जल्दी से कमेंट करिए कि इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा। देखिए इसका संबंध जो है ये हमारा राइट आंसर जो जाएगा तीसरे से संबंधित है, बौद्ध धर्म से, ठीक है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। भारतीय कला में स्फूत, चैत्य और विहार का निर्माण बौद्ध धर्म से संबंधित है, इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हमारे छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। देखिए छठा प्रश्न बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे क्या कर रहा है? कह रहा है कि मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं, यानी कह रहा है कि मगध और अंग के मैदान जो है वो किससे संबंधित हैं, यानी किसके हिस्से कह सकते हैं। तो पहला हमारा देखिए कह रहा है कि ऊपरी
गंगा का मैदान है, दूसरा हमारा कह रहा है कि मध्य गंगा का मैदान है, और तीसरा कह रहा है कि निम्न गंगा का मैदान है, और चौथा कह रहा है हमारा यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक, और यहाँ पे लास्ट जो हमारा है पांचवा कह रहा है यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा यहाँ पे? देखिए, अगर बात किया जाए मध्य गंगा का मैदानी जो है उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार तक विस्तृत है। अगर हम कह सकते हैं इसका जो मध्य गंगा का जो मैदानी भाग है, याद रखिएगा, वो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है और संपूर्ण बिहार तक विस्तृत है। इसकी जो औसत जो ऊंचाई है ये 50 से लेके हम कह सकते हैं कि 100 तक है, ठीक है, 100 मीटर तक है, ठीक है। मगध एवं अंग मध्य जो गंगा का मैदान है ये स्थित किस में है? तो मध्य गंगा के मैदान में। ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो कृषि से संबंधित है। और ये संबंधित हमारा जो राइट आंसर जाएगा ये किसके साथ जाएगा? दूसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का आया आंसर यहाँ पे मध्य गंगा का मैदान उससे संबंधित है, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है ये 50 से 100 मीटर तक है, और ये किससे संबंधित है? किसी उपयोग भूमि के लिए संबंधित है, ठीक। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, 7वें का क्या कह रहा है हमारा, कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधान थे? कह रहा है कि कौटिल्य किस स्थान में, यानी कौन से स्थान में, कौन से जगह में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के अध्यापक थे? तो हमारा राइट आंसर किसके साथ जाएगा? देखिए, पहला हमारा कह रहा है कि नालंदा, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा तक्षशिला, और चौथा कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी इनमें से तीनों में से किसी एक या दो से संबंधित है, और चौथा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, पांचवा कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे 7वें का किसके साथ जाएगा? देखिए, अगर हम इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर जाएगा तक्षशिला से, ठीक है। कौटिल्य जो संबंधित है किससे संबंधित? तक्षशिला से संबंधित है। अगर हम बात करें इसके बारे में तो कौटिल्य जिन्हें हम चाणक्य के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इनको हम किस नाम से भी जानते हैं? चाणक्य के नाम से, ठीक है, चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री थे। कौन थे? अर्थशास्त्री थे, याद रखिएगा, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। दार्शनिक भी थे, याद रखिएगा, दार्शनिक भी थे, और राजनीतिक और सलाहकार थे। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के अध्यापक थे, जो विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है हमारा। कह रहा है कि चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्धन का कार्य यह था कि एक बौद्ध मंदिर का निर्माण कराया था इन्होंने, ठीक है। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन गया और बुद्ध मंदिर बनवाने के लिए अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के साथ एक मिशनरी को भेजा था? तो पहला करा चंद्रगुप्त प्रथम के साथ, दूसरा करा है समुद्रगुप्त के साथ, तीसरा करा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ, और चौथा करा है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? देखिए, इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? दूसरे के साथ जाएगा समुद्रगुप्त। अगर इनके बारे में हम जान ले थोड़ा सा, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक जो मेघवर्मन जो थे, ये गया के बौद्ध मंदिर बनवाने के लिए, किस मंदिर के बनाने के लिए? गया के बौद्ध मंदिर, ठीक है, बौद्ध मंदिर का निर्माण बनवाने के लिए किससे अनुमति मांगने आए थे? तो याद रखिएगा, ये गुप्त शासक के समुद्रगुप्त के पास आए थे, जो मिशनरी को भेजा था, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे। देखिए, 9वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। कह रहा है राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पहला हमारा कह रहा है कि कौटिल्य के साथ, दूसरा कह रहा है कि कामंडक के साथ, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि चरक के साथ, और चौथा कह रहा है कि हमारा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए, इसका राइट आंसर किसका होगा। देखिए, इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? यहाँ पे कामनंदक के साथ जाएगा, ठीक है। देखिए, याद रखिएगा, जो राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार के लेखक हैं कामनंदन हैं। ये पुस्तक कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो पुस्तक किसने लिखी थी? तो कामनंदन ने। और ये संबंधित किससे थी? याद रखिएगा, कौटिल्य के किस पुस्तक से संबंधित थी? तो अर्थशास्त्र से, याद रखिएगा, अर्थशास्त्र। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10वां प्रश्न बहुत ही अच्छा है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, 10वां प्रश्न ये कह रहा है हमारा कि सूची एक
को सूची 2 से सुलिमित करिए। पहला कह रहा है हमारा यहाँ पे कि चरक जो संबंधित थे गणित से, द्वितीय कह रहा है कि ब्रह्मगुप्त जो चिकित्सा से संबंधित थे, तीसरा कह रहा है कि महावीर नाटक से, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि विशाख दत्त ज्योतिष शास्त्र। तो इसमें से राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो देखिए अगर हम लोग सही क्रम में रखें, ठीक है, चरक को सही क्रम में रखें तो चरक जो थे ये चिकित्सा से संबंधित थे। किससे? चिकित्सा से संबंधित थे, तो चिकित्सा से संबंधित यहाँ पे दूसरे पे जाएगा। और जो ब्रह्मगुप्त थे, याद रखिएगा, जो ब्रह्मगुप्त थे ये जो संबंधित थे गणित से, याद रखिएगा किससे संबंधित थे? गणित से। तो गणित यहाँ पे कौन सा है? पहला है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि वराहम मिहिर किससे संबंधित थे? तो ये जो संबंधित थे ये ज्योतिषी थे, याद रखिएगा ज्योतिष थे, ज्योतिष से संबंधित रखते हैं। तो वराह में से ज्योतिष यहाँ पे चौथे पे है। और कह रहा है कि विशाख दत्त जो थे तो ये नाटक से संबंधित थे। तो पहले का दूसरा देखिए किस में है? तो पहले का दूसरा यहाँ पे मिल रहा है, और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं। देखिए पहले मिला है, दूसरे का मिल रहा है पहले में, तो दूसरे का पहला। इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा? पहले के ही साथ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? पहला एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। 11वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। देखिए 11वां प्रश्न बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि भारतीय, यहाँ पे कह रहा है ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है किससे? तो पहला यहाँ पे देखिए हमारा कह रहा है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्ण यहाँ पे नदी के मध्य, दूसरा हमारा कह रहा है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य, और तीसरा हमारा कह रहा है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी मध्य के, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, और पाँचवा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए कि इसका राइट आंसर 11वें का होगा। देखिए ये 11वें का जो राइट आंसर होगा चौथा हमारा यहाँ पे सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों होगा? कि भारतीय इतिहास में दक्षिण पंथ क्षेत्र के तहत यहाँ पे जो विंध्य पर्वत श्रेणी से कृष्ण नदी तक का जो क्षेत्रफल को शामिल किया गया था, जिसमें सतपुड़ा से नीलगिरी पर्वत श्रेणी का क्षेत्रफल भी शामिल होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, सभी इसमें संबंधित है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12वां देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए 12वां क्या कह रहा है, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी? तो पहला हमारा कह रहा है फिरोज शाह तुगलक, दूसरा हमारा कह रहा है कि यहाँ पे अलाउद्दीन खिजली, और तीसरा कह रहा है कि बलबन, और यहाँ पे चौथा कह रहा है हमारा यहाँ पे इस्तुतमिश। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर अगर हम बात करें तो कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, याद रखिएगा किसके साथ जाएगा? यहाँ पे बलबन के साथ जाएगा, ठीक। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। बलबन जो पहला सुल्तान था जिसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी, याद रखिएगा। ये कौन सी त्यौहार थी? फारसी थी। ये कौन सी त्यौहार थी? तो फारसी थी। फारसी त्यौहार से संबंधित थी, याद रखिएगा, शुरुआत की थी। अब बलबन एक विशेषता ये भी थी, याद रखिएगा, बलबन की एक और विशेषता थी कि वह फारसी संस्कृति, याद रखिएगा, फारसी के साथ साथ संस्कृति की भी यहाँ पे क्या किया था, जो शुरुआत किया था। यानी विशेषता यह भी थी कि संस्कृत और भी परंपराओं के लिए, अपने प्रेम के लिए जाना जाता था। इसने अपने दरबार में गैर मुस्लिम प्रथा, यहाँ पे जिसको हम कह सकते हैं कि सिजदा कहा जाता है, ठीक है, गैर मुस्लिम प्रथा यानी सिजदा और पाबोस की शुरुआत की थी, ठीक है। इसने किसकी शुरुआत की थी? तो लिख दे रहे हैं इस पे। इसके दरबार में जो थे गैर मुस्लिम भी थे, याद रखिएगा, गैर मुस्लिम भी थे। और इसकी एक विशेषता और थी कि यह सिजदा और याद रखिएगा, और पाबोस, याद रखिएगा, पारबोस को भी शुरू किया था। तो ये संबंधित है क्या है? ये अन्य जो हम कह सकते हैं त्यौहार है उससे संबंधित है, इसके त्यौहार से संबंधित, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। 13वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। देखिए 13वां कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता, यहाँ पे कह रहा है कि इब्न बतूता किस देश से संबंधित है? तो पहला हमारा देखिए क्या कह रहा है कि अफगानिस्तान, दूसरा यहाँ पे मोरक्को, तीसरा कह रहा है कि इराक, और चौथा कह रहा है यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक, पाँचवा कह रहा है हमारा यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए। देखिए 13वें का जो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, मोरक्को देश से संबंधित था। किससे संबंधित था? मोरक्को देश से। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। 14वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा।
देखिए 14वां प्रश्न ये करा है, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। तो पहला हमारा कह रहा है कि चेरो राजवंश के, दूसरा कह रहा है कि उईनिवार राजवंश के साथ, और तीसरा कह रहा है कि कर्नाटक राजवंश के, चौथा कह रहा है कि पिथिपति के। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथा में का कौन सा जाएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। किससे संबंधित है ये, इसका आंसर तीसरे से, कर्नाटक राजवंश से। ठीक है, अगर इसके बारे में बात किया जाए, याद रखिएगा 14वें के, तो डॉक्टर राम प्रकाश ने, याद रखिएगा प्रकाश ने मैथिली के विकास में सबसे अधिक अवधि तक हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मैथिली जो है ये किससे संबंधित है, डॉक्टर राम प्रकाश, याद रखिएगा ये संबंधित राम प्रकाश से, जिसने बहुत ही अच्छे से मैथिली का प्रयोग किया था। अवधि को इन्होंने 1206, याद रखिएगा 1206 से 1526 तक, ठीक है 1526 ईस्वी तक बताया गया है इनकी अवधि। जो डॉक्टर राम प्रकाश मैथिली की विकास के सबसे अच्छी अवधि मानी जाती है, तो 1206 से यहाँ पे 1526 की में बताया गया था। इसी काल में ज्योतिश्वर और विद्यापीठ द्वारा मैथिली भाषा में सर्वश्रेष्ठ रचना की गई थी, याद रखिएगा इसी काल में। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा हमारा, जो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक राजवंश के साथ। आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि नाथपंथियों, ठीक है, नाथपंथियों सिद्धों और योगियों ने भक्त धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाना। तो पहला कह रहा है कि उत्तर भारत में, दूसरा दक्षिण भारत में, तीसरा कह रहा है कि पूर्व भारत में, और चौथा कह रहा है कि पश्चिम भारत में। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा। देखिए नाथपंथियों ने, सिद्धों ने और योगियों ने भक्त को उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, यानी उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया था। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी, देखिए नीचे उत्तर दिए गए हैं, आप लोगों को जल्दी PDF मिल जाएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। तो जल्दी से क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी जरूर करिएगा। ठीक है, शेयर करिएगा अपने अपने ग्रुपों में, लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जोर दे के कह रहे हैं कि एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।